दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट विशेष रूप से टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए है, लेकिन साथ ही यह इतिहास विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है आपके प्लोडन, बेंस, रिजले या फिर गेट। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त यानी सेंसर कमिश्नर बेंस थे। इनका पूरा नाम जरवाइस एथलेस्टन बेंस था और ये 1891 में जनगणना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? तो सही उत्तर है दोस्तों, वेदिरे रामचंद्र रेड्डी। दोस्तों 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना में स्थित पोचमपल्ली गांव से एक जमींदार वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि विनोबा भावे को दान में दिया और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भू आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। माउंटबेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी ने कार्य किया था, जिन्हें भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। दोस्तों राजगोपालाचारी इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे थे और 1952 से 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे और 1959 ईस्वी में इन्होंने विविध मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था और ये सामाजिक समानता और दलित उत्थान के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन है आपके वतन, शिवाजी, शहीद या आज़ाद। तो सही उत्तर है दोस्तों शहीद। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति या इसके सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और जापान ने 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप नेताजी की अस्थायी सरकार को सौंप दिया था। नेताजी ने अंडमान का नाम दोस्तों शहीद द्वीप रखा था और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। तो याद रखिए दोस्तों, शहीद द्वीप अंडमान द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। अगला प्रश्न है, कौन सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है और इनका संगठन था खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन। इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से इन्होंने भागीदारी निभाई थी और 1987 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है दोस्तों। आइए देखते हैं। बी.डी. सावरकर, इनकी संस्था थी अभिनव भारत, ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान और मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, के.एम. मुंशी और जयनारायण व्यास, के.एम. मुंशी और माणिकलाल वर्मा और मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और
दोस्तों हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट में जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन जो सदस्य भाग लेना चाहते थे उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन करके भाग लिया था। तो याद रखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सूर्यसेन और अशफाक उल्ला खां। तो सही उत्तर है दोस्तों सूर्यसेन। सूर्यसेन दोस्तों, सूर्यसेन का संबंध चिटगांव शस्त्रागार लूट से है और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां ये लोग काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत या काकोरी षड्यंत्र के से संबंधित हैं। सहारनपुर लखनऊ लाइन पे काकोरी जाने वाली ट्रेन को 9 अगस्त 1925 को लूट लिया गया था और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी पर काकोरी षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, ये कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी और बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। उनके अनुसार देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा किस जो है फसल से ली गई है? तो सही उत्तर है जम्बुकी या नील। दोस्तों नील दर्पण में या दर्पण नाटक में नील किसानों या नीलहे खेतिहर किसानों की दुर्दशा और व्यथा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा था कि ढाला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है? तो उत्तर है रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन जो है इसने भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में कई सुविधाएं दी थी और उसने जोर देते हुए कहा था कि ढाला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? जनरल हुइट, जनरल ह्यूरोज, कर्नल नील या फिर चार्ल्स वेल? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जनरल हुइट। 10 मई 1857 को मेरठ में जब सिपाहियों ने विद्रोह किया उस समय वहां कमांडिंग ऑफिसर जनरल हुइट था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1935, 1936, 1930 या फिर 1933। तो सही उत्तर है दोस्तों 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और प्रोफेसर NG रंगा इसके पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता या जो ब्रिटिश लैंड सिस्टम है उसका पिता या जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, मैकाले, हर्टेज या मैकेंजी को। तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को माना जाता है। तो याद कर लीजिए, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद एक महलवाड़ी व्यवस्था है। महलवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाई गई थी, लेकिन ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का जनक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण संबंधित था किससे? कपास की खेती करने वाले किसानों से, नील की खेती करने वालों से या चाय की खेती करने वालों से? तो सही उत्तर है दोस्तों नील दर्पण एक नाटक है दीनबंधु मित्र का और ये नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था। बंगाल में कोलकाता के नेशनल थिएटर में सन 1872 में प्रदर्शित यह प्रथम व्यावसायिक नाटक था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन थी? आपको बताना है। ऑप्शन है कासिम बाजार, चिटगांव, हुगली या फिर मुर्शिदाबाद। तो सही उत्तर है दोस्तों हुगली। कलकत्ता की स्थापना से पहले बंगाल में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती हुगली थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 इसका जो है ये अधिनियम दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था।
भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909। देखिए, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इस समय लॉर्ड मिंटो था। इसके अलावा रोलट अधिनियम 1919, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरखेज और बयाना मुगल काल के किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है कपास, पान के पत्ते, पोस्त या नील। तो सही उत्तर है दोस्तों सरखेज और बयाना मुगल काल में नील के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद के निकटवर्ती सरखेज नामक स्थान में सबसे अच्छी किस्म का नील पैदा होता था। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में बयाना है, वहाँ भी यहाँ पर नील की अच्छी किस्म पैदा होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? विष्णु, शिव, कृष्ण या राम? तो सही उत्तर है दोस्तों भक्ति काल के प्रमुख कवियों में चैतन्य महाप्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके अनुयायियों द्वारा बाउल आंदोलन प्रारंभ किया गया था और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा के उपासक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला रूपांतर प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है विद्यापति, कृतिवास, मालाधर बसु या चंडीदास। तो सही उत्तर है दोस्तों बंगला रूपांतर रामायण का कृतिवास ने किया था और उसको कृतिवास रामायण भी कहा जाता है। दोस्तों ये कृतिवास रामायण जो है रामायण का मूल या शब्द का अनुवाद नहीं है, बल्कि इसमें मध्यकालीन बंगाली समाज और संस्कृत का विविध चित्रण है। दोस्तों बंग भाषा के इस महाकाव्य में 6 कांड हैं और इसका रूपांतर बंगला रूपांतर कृतिवास ने किया है और इसको कृतिवास रामायण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने दोस्तों जैन संत या जैन गुरु हरविजय सूरी, देखिए हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी और अकबर ईसाई धर्म की तुलना में जैन धर्म से अधिक प्रभावित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? शेर शाह सूरी, जहांगीर, अकबर या फिर बीरबल? तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ की गई थी। 1575 में उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की। मनसब का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद और मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों और जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन है मुतमिद खां, इनायत खां, ख्वाजा कामगार खां, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो सही उत्तर है दोस्तों नूरजहां के संबंधियों और जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया। ये प्रसिद्ध इतिहासकार मुतमिद खां का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो उत्तर है बीड़ा बजाने का शौकीन औरंगजेब था। दोस्तों औरंगजेब यद्यपि बीड़ा बजाने का शौकीन तो था, लेकिन मुगल वंश का सबसे कट्टर शासक और सुन्नी मुसलमान औरंगजेब था। उसने अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वो स्वयं बीड़ा बजाने का शौकीन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है धमेरी, दहसाल, दहमारी या सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों नूरपुर रियासत का पुराना नाम धमेरी था। ऑप्शन ए आपका सही है। पहले नूरपुर रियासत का नाम दोस्तों धमेरी था, बाद में नूरजहां के नाम पे इसे नूरपुर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों के राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। ये मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है अकबर, शेर शाह सूरी, जहांगीर और हुमायूं। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेर शाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क करके लगान वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतर भाग किस वस्तु का था? आपको बताना है। ऑप्शन है सूती वस्त्र, शक्कर, सोना या तांबा। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग जो था ये सूती वस्त्र का होता था। अगला प्रश्न है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था
कि वो अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी में। तो दोस्तों तैमूर की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन देखिए, ताशकंद, बुखारा, समरकंद या अजरबैजान। तो सही उत्तर है दोस्तों समरकंद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, तैमूर की राजधानी समरकंद थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था किसका? आपको बताना है कि निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, नसीरुद्दीन मोहम्मद या अलाउद्दीन खिलजी का। तो सही उत्तर है दोस्तों निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। दिल्ली सल्तनत का पहला इलबारी शासक इल्तुतमिश था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, और निजामुद्दीन जुनैदी उसका योग्य वजीर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है मुइजुद्दीन गोरी ने, कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने या फिर बलवन ने। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी नामक जो है वो मोहम्मद गोरी के नाम पे मदरसा ए मुइज्जी बनवाया, और मदरसा ए नासिरी अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनवाया। तो नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में मदरसा ए नासरी और मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपको बताना है। ऑप्शन है मलिक रुकनुद्दीन कबीर खां, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कोची या मलिक बलवन। तो सही उत्तर है रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, रजिया जो है ये भारत की पहली महिला शासक मानी जाती है और उसने सभी अमीर गुटों को पराजित किया। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिल अल्लाह जो राज्याधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? ऑप्शन है बलवन, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या इल्तुतमिश। तो सही उत्तर है दोस्तों बलवन। ये देखिए जिल अल्लाह जो राज्याधिकार संबंधी अवधारणा है ये बलवन से संबंधित है। दोस्तों बलवन जो था वो राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषता उसकी ये थी कि सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या निबायत एक खुदाई मानता था और मान मर्यादा की दृष्टि से उसे पैगंबर के बाद स्वीकार करता था। वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब यानी जिल्ले अल्लाह और उसके हृदय को दैवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार मानता था। तो याद रखिएगा जिल अल्लाह जो राज्याधिकार संबंधी अवधारणा है बलवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्नी जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शरीयत की रक्षा करना, मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना या इल्तुतमिश सिकंदर लोदी काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना। तो सही उत्तर है दोस्तों बर्नी के तारीख़ फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य फिरोज शाह तुगलक को खुश करना था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है इसके समय काल में बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही लिखी और इस इतिहास में उसने सुल्तान बलवन के राज्यकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों का इतिहास लिखा है और इस माध्यम से इतिहास द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करके अपने समकालीन सुल्तान फिरोज शाह के समक्ष वो एक आदर्श रखना चाहता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही उत्तर है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 6 आक्रमण झेले थे और उसके समय मंगोल आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में 1296 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी और इब्राहिम शर्की। तो सही उत्तर है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां जिसका कि नाम मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी स्मृति में 1359 में जौनपुर नगर की स्थापना की। दोस्तों जौनपुर दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। सरकी वंश के राजाओं का जो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और जौनपुर को शिराज ए हिंद भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी,
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? तो ऑप्शन है नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विभाग और उद्यान विभाग। तो सही उत्तर है दोस्तों उदासीन वरीयम जो था ये विदेशी संबंध विभाग से संबंधित था। इसके अलावा इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सन्यासियों की संस्था थी जिसका जो कार्य होता था विदेशियों की देखभाल भी करना होता था। वरीयम को चोल प्रशासन में सभा कहा जाता था और उदासीन वरीयम विदेशी संबंध विभाग से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? ऑप्शन है कदम्बवास, चंदबरदाई, बल्लभ या रणमल। तो सही उत्तर है दोस्तों ये था कदम्बवास। कदम्बवास मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था। पृथ्वीराज तृतीय के समय में चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमद्वितीय था और पृथ्वीराज तृतीय और चालुक्यों के बीच आपसी वैमनस्य के कारण अनेक युद्ध हुए लेकिन दोनों में कोई निर्णायक जीत नहीं हासिल कर सका। जब चालुक्यों पर गोरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज तृतीय के लिए चालुक्यों को कमजोर करने का ये सुनहरा मौका मिल गया और इसलिए कदम्बवास ने चालुक्यों की कोई सहायता नहीं की। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो सही उत्तर है चोल शासक राजराज प्रथम। दोस्तों राजराज प्रथम ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। दोस्तों चोल प्रशासन की दृष्टि से या चोल शासन अपने प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो सही उत्तर है राजेंद्र द्वितीय। दोस्तों राजेंद्र द्वितीय राजा धीराज का छोटा भाई था और कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में राजा धीराज की हत्या के बावजूद इसी क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया था। तो सही उत्तर है चोल शासक राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध भूमि में राजा घोषित अपने आप को किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम बताइए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। ऑप्शन है कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी या दत्ता देवी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था और रुद्रसेन द्वितीय के दो पुत्र थे। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता अपने पुत्र दिवाकर सेन को गद्दी पर बिठाकर उसकी संरक्षिका बन गई और प्रभावती के पूना ताम्रलेख से उसके भूमि अनुदान देने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल में भुक्ति क्या होती थी? ऑप्शन है देखिए राज्य, मंडल, जिला या फिर परगना। तो सही उत्तर है गुप्त काल में भुक्ति जो है वो राज्य होती थी जो आजकल के प्रांतों के समान थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो सही उत्तर है दोस्तों हेलेन। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी हेलेन थी और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सिकंदर के उपरांत सेल्यूकस ने भारत विजय का अभियान छेड़ा लेकिन पराजित हुआ और संधि के परिणाम स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह और 4 प्रांत उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे। अगला प्रश्न है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? ऑप्शन है हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंदुसार। तो सही उत्तर है दोस्तों कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता था। दोस्तों हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और इसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए मौर्य, दोस्तों मौर्य जो है ये पिप्पली वंश से संबंधित थे। बुली का संबंध अलकप से है। इसके अलावा कालाम का संबंध केशपुत्र से है और भग्ग जो है सुनसुमारगिरी से संबंधित हैं। ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है देखिए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रज्ञा,
प्रज्ञा पारमिता, वज्रसूची, अवदान कल्पलता या सुत्त निपात। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए महायान संप्रदाय का सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। और दोस्तों प्रज्ञा पारमिता दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखिए, और इस ग्रंथ को महायान संप्रदाय का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पारमिताओं और भूमियों के सिद्धांत का महायान में विशेष जो है दोस्तों विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता था? तो आप जानते हैं वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर यानी दुर्गों पर विजय प्राप्त करने वाले के रूप में जाना जाता था। दोस्तों इंद्र को वीरता, शक्ति, बादल और तड़ित का देवता माना जाता था। उसे वज्रबाहु भी कहा जाता था। और ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? आपको बताना है। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण। तो सही उत्तर है दोस्तों बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से मिला है। और इस पर राजाओं के मध्य एक संधि है जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। और इस अभिलेख में यानी बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं के नाम हैं। इसमें दोस्तों देखिए अग्नि का नाम उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन है कि इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण में से कौन बोगज कोई अभिलेख में किसका अंकन नहीं है? तो अग्नि का उल्लेख नहीं है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य ये 4 देवताओं का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? ऑप्शन देखिए उर्वरा, यावा, धान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए दोस्तों उर्वरा शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा या रंगपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगा। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। आप जानते हैं कालीबंगा राजस्थान में है और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया ये प्रथम पुरा स्थल है। इसकी खोज 1953 में A.N. घोष यानी अमलानंद घोष ने की थी और यहाँ से 2 फसलों को एक साथ बोने के प्रमाण भी मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। ये हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त सामग्री और संभावित स्रोत का आपको मिलान कराना है। देखिए तांबा, दोस्तों तांबा जो है ये राजस्थान से मिलता था। शंख जो है, शंख देखिए ये कच्छ से, गुजरात से। लाजवर्द अफगानिस्तान से और सोना आपके दक्कन से प्राप्त होता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? आपको बताना है। शिव, मातृदेवी, पीपल या विष्णु। तो सही उत्तर है दोस्तों विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों मातृदेवी, इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, पीपल, नाग आदि की पूजा करते थे, लेकिन विष्णु की पूजा का उल्लेख हड़प्पा संस्कृति में नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोथल और चन्हुदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? ऑप्शन है जहाज निर्माण, मणि निर्माण, बुनाई या धातुकर्म। तो सही उत्तर है दोस्तों मणि निर्माण या मनके निर्माण लोथल और चन्हुदड़ों वालों का प्रमुख श्रम था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो दोस्तों मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्काडियन भाषा या अकद्दी भाषा ने ले लिया था। इस भाषा को कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक रहा था। तो याद रखिए मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा को अक्काडियन भाषा ने प्रतिस्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ऑप्शन है मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो सही उत्तर है दोस्तों गंगा घाटी की नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। याद रखिएगा ताम्र पाषाणिक इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गंगा घाटी
कि नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहाँ प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन देखिए, भीमबेटका, बागोर, महदहा या सरायनाहर। तो सही उत्तर है महदहा। दोस्तों, महदहा प्रतापगढ़ में एक मध्य पाषाण कालीन स्थल माना जाता है और यहाँ से आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? ऑप्शन है देखिए, कुलडीहवा, चिरांद, गुफकराल या लिंगसुगुर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लिंगसुगुर। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक नवपाषाणिक स्थल से यहाँ से प्रागैतिहासिक जो है औजार प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, होमो सैपियन से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी सामान्यतः क्या कहलाते थे? ऑप्शन है होमिनिड, पिथेकांथ्रोपस, सिनांथ्रोपस या एनांथ्रोपस। तो सही उत्तर है दोस्तों, मानव जैसे प्राणी यानी आरंभिक मानव जिससे मानव का विकास हुआ था उसको होमोनिड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले के किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी समूहों यानी किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया था? तो ये कौन सा वर्ष था? सही उत्तर है 1429। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, मधुसूदन दत्त, हेनरी विवियन डिरोजियो, कृष्ण मोहन बनर्जी या फिर राम गोपाल घोष। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डिरोजियो। दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डिरोजियो थे। 1828 में यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों को सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति थी। दोस्तों, विवियन डिरोजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे और इन्होंने युवा वर्ग को बंगाल में अधिक प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में वी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो उत्तर है दोस्तों, नासिक षड्यंत्र केस। दोस्तों, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान जो है विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज का था। वी.डी. सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की और यही बाद में अभिनव भारत बनी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत वी.डी. सावरकर को 1911 में सेलुलर जेल की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का क्या नाम था? आपको बताना है। तो ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान या लियाकत अली खान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लियाकत अली खान। 2 सितंबर 1946 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के लिए शपथ लिया। ये प्रधानमंत्री का ही दूसरा रूप था। नेहरू के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना उसमें कुल 13 सदस्य थे। लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था जिसने अपने पद का बहुत ही दुरुपयोग किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, क्रिप्स मिशन, दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 याद रखिएगा। गांधी जिन्ना वार्ता 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। तो देखिए, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई राजनीतिक गतिविधियां हुई। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। गांधी और मोहम्मद अली की बीच की वार्ता दिल्ली में 1944 में हुई थी। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था जो जिन्ना के चलते असफल हो गया और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने टीजीटी इतिहास यानी टीजीटी सामाजिक विज्ञान और प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।